हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मतलब लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? अच्छी तो थी, पर थी कैसी? उसका स्ट्रक्चर कैसा था? तो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया बास्टाइल फोर्ट को तोड़ने के बारे में। तोड़ दिया फ्रांस की पब्लिक ने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप जाके तुरंत से वो वीडियो देखिए और फिर जंप करके इस वीडियो पे आ जाइए। इस वीडियो में हम फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या क्या दिक्कतें थी वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो 1774 में लुइस 16 जो बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स को बिलोंग करता था, उसको बना दिया गया फ्रांस का राजा, फ्रांस का रूलर। वो 20 ईयर्स मतलब उसकी जो वो बस 20 साल का था जब उसकी शादी हो गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। अब जब वो एक नया राजा बना तो क्या सोच रहे होगे कि भैया बहुत प्रॉस्पेरस होगा, कितने सारे पैसे होंगे, कितने सारे जेवर वेवर पहनता होगा। तो और ये भी जैसे उसको क्या मिला ना कि जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, पूरा खाली था। हम क्या देखते हैं कि चलो कोई राजमहल है, उसका खजाना कैसा होगा? सोने वोने से भरा हुआ होगा, कितने सारे पैसे होंगे, कितना प्रॉस्पेरस होगा वो खजाना। बट जब लुइस 16 बना राजा, तब उसको पूरा का पूरा जो उसकी ट्रेजरी थी वो पूरी खाली मिली, वो पूरी एम्प्टी मिली। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो बहुत साल से क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, जिस वजह से फाइनेंशियल रिसोर्स जो था फ्रांस का वो खत्म होने लगा। और दूसरा कारण क्या था कि भैया देखो ये सब चल रहा था, वॉर समझ में आता है। दूसरा ये था कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा किस चीज़ में हो रहा था? वो एक पैलेस ऑफ वर्सेल्स है फ्रांस में, उसको मेंटेन करने में। इतना भव्य पैलेस था, बहुत ही भव्य, अभी भी है। जब देखते तो भैया सोचते होंगे बहुत बड़ा होगा, बहुत भव्य होगा, पर जितना भव्य होता है, जितना बड़ा होता है, जितना सुंदर होता है महल, उतना ही खर्चा किस चीज़ में जाता है? उसको मेंटेन करने में। क्योंकि अब इतना सुंदर है तो हम लोग ऐसा, जैसे वहाँ पे फूल है, ठीक है, कोई फूल हमें लगाना है, हमने क्या बोला, नहीं आज नहीं लगाएंगे। बट अब जब वो फूल नहीं लगेगा तो क्या होगा? उतने बड़े भव्य महल की सुंदरता क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए उस पैलेस को मेंटेन करने में भी आधी जो ट्रेजरी थी वो खाली हो जाती थी। लुइस 16 के अंदर क्या हुआ? फ्रांस ने 13 अमेरिकन सोसाइटीज़ जो कॉलोनीज थी उसको हेल्प किया, ताकि वो ब्रिटेन से जो कॉमन एनिमी था अमेरिकन 13 अमेरिकन कॉलोनीज और फ्रांस का, उसके रूल से वो कॉलोनीज बाहर आ सके। तो वॉर जो था उसमें बिलियन लिवर्स से भी ज़्यादा लगा, जो 2 बिलियन लिवर्स के आसपास होगा। लिवर्स क्या था उस टाइम पे? फ्रांस में करेंसी जो थी वो थी लिवर्स, ठीक है। अब वो वाला लीवर नहीं जो हमारे अंदर पाया जाता है, इट्स लिवर्स। अब क्या हो रहा था कि जो लेंडर्स थे, वो जो लोन देते थे फ्रांस को, अब क्या करने लगे? उस पर 10% चार्ज करने लगे, क्योंकि देखो ट्रेजरी खाली हो रही थी, फ्रांस को भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ी। और जो लेंडर्स लोन दे रहे थे उन्होंने अब 10% चार्ज करना शुरू कर दिया। अब ये जो गवर्नमेंट थी वो फोर्स्ड हो गए, उसको फोर्स किया गया कि भाई तुम इतना इंक्रीजिंग परसेंटेज है, ठीक है, इतना इंक्रीज परसेंटेज है उन पे के बजट पे, उनके इंटरेस्ट पे, भैया जितना वो पे कर रहे थे उनको उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है, डबल हो गया है, तो उनको वो सारा खर्चा खुद उठाना पड़ता था। अब देखो किसी भी कंट्री की खुद की रेगुलर एक्सपेंसेस होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को या फिर यूनिवर्सिटीज़ को चलाना, तो और भी जैसे आर्मी को देखना, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब भी इन लोगों को सेटिस्फाई करनी थी, वो सब भी करना था, जिस वजह से जो फ्रांस में टैक्सेस इंक्रीज़ करने की नौबत आ गई। अब ये मेज़र भी ज़्यादा वो नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा मेज़र नहीं लगा इन लोगों को। इन्होंने क्या कर दिया? फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी को, उसको 3 स्टेट्स में डिवाइडेड ऑलरेडी थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। और जो मेन पॉइंट था, चलो तुम स्टेट्स में डिवाइड कर दो, तुमने क्या किया? तुम हज़ारों स्टेट्स में डिवाइड कर दो कि भैया ये लॉयर है तो ये अलग हो गया, डॉक्टर है तो इसकी स्टेट अलग हो गई। बट आपने डिवाइड कर दिया, आप सबको इक्वली रखो, बट नहीं,
मेन प्रॉब्लम क्या थी कि 3 स्टेट्स थी और जो टैक्स पेयर्स थे वो केवल 3rd स्टेट के लोग थे। मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको फुल प्रिविलेजेस मिल रही थी। अब ये जो सोसाइटी थी, मतलब बहुत सारे स्टेट्स डिवाइडेड थे ना, तो ये किस चीज़ का पार्ट था? फ्यूडल सिस्टम का, जो फ्रांस में मिडिल एजेस में चलती थी। और ये जो टर्म ओल्ड रजीम है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? यूजुअली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस जो थे फ्रांस के 1789 से पहले, उसको डिस्क्राइब कर सकें, इसलिए ओल्ड रजीम टर्म का यूज़ किया जाता है। अब ये अगर फिगर 2 हम लोग देखें तो ये क्या शो कर रहा है कि कैसे जो सिस्टम था स्टेट्स का फ्रांस की फ्रेंच सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइज था। किस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी, कौन कौन से 3 स्टेट्स थे? फर्स्ट स्टेट थी क्लर्जी, सेकेंड स्टेट था नोबिलिटी और थर्ड स्टेट था जिसमें बाकी लोग आ जाते थे क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़कर। जैसे अगर एग्जांपल के लिए ले ले तो जैसे बहुत सारे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स और पीजेंट्स एंड आर्टिसंस और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती थी थर्ड स्टेट में। तो अब ये जो पीजेंट्स थे, ये देखो जैसे एक सोसाइटी है, अगर हम उसको एज 100 लें, हमने क्या किया कि मान लेते हैं एक सोसाइटी में 100 लोग हैं, उसमें से 90 क्या होंगे? उनमें से 90 लोग जो होंगे, 90 पीपल जो होंगे वो पीजेंट्स होंगे। मतलब 90% जो है पॉपुलेशन का वो पीजेंट्स ऑक्यूपाई करते थे। हाउएवर बहुत ही कम थे जो अपनी लैंड कल्टीवेट करते थे, जो उनकी खुद की लैंड होती थी वो कल्टीवेट करते थे, ऐसे बहुत ही कम पीजेंट्स हुआ करते थे। हाँ, अब क्या था कि अबाउट 60% जो था, देखो हमने क्या देखा कि 90% पॉपुलेशन के पीजेंट्स थे। अब वो 90% पॉपुलेशन में से जो 60% पॉपुलेशन थी पीजेंट्स की, वो किसके लैंड पे काम करते थे? नोबल्स के। और जो चर्च ऑक्यूपाई करता था उस लैंड पर, और जो रिचर मर्चेंट्स होते थे थर्ड स्टेट में ही, क्योंकि देखो नोबिलिटी और क्लर्जी को छोड़ के तो सभी लोग थे थर्ड स्टेट में, तो थर्ड स्टेट में भी कुछ अमीर लोग थे, तो उन अमीर लोगों की ज़मीनों पर काम करने वाले में आते थे 60% पीपल। जो मेंबर थे फर्स्ट 2 स्टेट्स के, जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी, वो बहुत ही सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे बाय बर्थ। मतलब प्रिविलेजेस मान लो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, जन्म लिए प्रिविलेजेस रेडी थी कि भैया आपने जन्म ले लिया, हम आपको ये प्रिविलेजेस दे रहे हैं, थाल में सजी रहती थी प्रिविलेजेस। अब आगे देखते हैं, जो नोबल्स थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी क्या करते थे? एंजॉय करते थे, जैसे कुछ फ्यूडल ड्यूज हो गए। और पीजेंट्स जो थे उनको जबरन क्या करना पड़ता था? उनसे ज़बरदस्ती की जाती थी कि वो अपने लॉर्ड को यानी नोबिलिटी को क्या करें? सर्व करें। क्लर्जी को क्या करें? सर्व करें। और उनके घरों पे, उनके फील्ड्स में काम करें। वो आर्मी में सर्व करें। और जैसे कोई रोड बन रहा है या कुछ बिल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है, क्योंकि इट वॉज अ मोनार्की, तो जो मान लो कि राजा रोड बना रहा है तो उस रोड की बिल्डिंग में भी आप आके काम कीजिए। पीजेंट्स के साथ ऐसा होता था। जो चर्च हुआ करती थी वो भी अपना एक टैक्स इंक्लूड कर देती थी जो वो पीजेंट्स से एक्सट्रैक्ट करते थे, जिसे कहते हैं टिथ्स। टिथ्स क्या होता है? टिथ का प्रॉपरली मतलब ये होता है वो टैक्स जो चर्च एक्सट्रैक्ट करता था पीजेंट्स से, जिसमें क्या होता था, मतलब वो होता कितना था टैक्स? 1/10 होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। मतलब जितना एक पीजेंट ने प्रोड्यूस किया है उसका 1/10 पार्ट क्या होगा? चर्च को चला जाएगा। तो ये टैक्स वो इंक्लूड करते थे। और फाइनली जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। जैसे इसमें क्या इंक्लूडेड रहता था? डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड रहता था, जिसे क्या कहते थे? टेले कहते थे। और टेले का मतलब है जो डायरेक्टली पे करे वही। अब एक नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे जो किस चीज़ पे इंक्लूड कर दिया जाता था। जैसे हम लोग रोज़ क्या यूज़ करते हैं? नमक यूज़ करते हैं, रोटी मतलब आटा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ब्रेड एक कॉमन डाइट था। और जैसे टोबैको हो गया उस पर,
और भी बहुत सारी चीज़ें उस पर क्या करते थे, एवरीडे कंजम्पशन वाली चीज़ है, अब उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते थे। जैसे आजकल नहीं होता जीएसटी वीएसटी, वो सब पहले के ज़माने में वैसे इनडायरेक्ट टैक्स लगाते थे। तो जो बर्डन था टैक्स पे करने का, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब मेन चीज़ तो टैक्स पे करने का, वो जो थर्ड स्टेट था उसके ऊपर इस चीज़ का बर्डन कि उन्हें टैक्स पे करना है, जब से वो जन्म लेते थे तभी से आ जाता था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की 1715 में वो थी 23 मिलियन और 1789 में ये बढ़ के हो गई 28 मिलियन। अब इस वजह से क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई। अब देखो पॉपुलेशन क्या है, अगर मान लो कि कोई एक इंसान है, वो जितना खाने का कंजप्शन करेगा, अगर वही 2 हो जाएं तब तो ज़्यादा ही खाने का कंजम्पशन होगा। वही बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो आपको फूड ग्रेन्स भी बढ़ाने होंगे, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ी है तो सबको खाना तो चाहिए। तो प्रोडक्शन और जो प्रोडक्शन था ना ग्रेन्स का, वो क्या था, जैसे अभी मान लो कि कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो 2 रोटी खाता है, बट जब अब क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस खाने का, जो खाना आ रहा है वो केवल 1 रोटी आ रही है, ऊपर से 2 लोग आ गए हैं, तो फिर ये तो मतलब क्या है कि खाने की क्वांटिटी लोगों के साथ, जो पॉपुलेशन है उसके साथ क्या कर रही है, पेस नहीं रख रही है, उसके साथ मैच नहीं कर रही है। वही बात है, जितना प्रोडक्शन होता नहीं था उससे ज़्यादा खाने वाले लोग थे, तो वही इसी वजह से क्या हुआ कि अकाल फैलने लगा खाने का, मतलब खाने की शॉर्टेज सी हो गई। तो जो प्राइस था ब्रेड का, वो एक स्टेपल डाइट था पूरे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रेड पर जिंदा थे, ठीक है। तो वो क्या था, उसका प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि देखो जब मार्केट में कोई चीज़ आती है, जैसे कोई लेटेस्ट मोबाइल है, कोई लेटेस्ट फ़ोन आया है, स्मार्टफोन, देन व्हाट विल हैपन कि उसकी जो प्राइस होगी ना वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अब वही फ़ोन अगर हज़ारों की मात्रा में आने लगे, बहुत ज़्यादा आने लगे, तो फिर उसका दाम सस्ता हो जाता है, क्योंकि अब तो वो इजीली अवेलेबल है। तो जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हमसे, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्लभ चीज़ों से मिलता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद मिलता है, बहुत मेहनत के बाद मिलता है, उसका दाम तो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात है, ब्रेड क्या हो गया था, कम हो गया था, ब्रेड की शॉर्टेज हो गई थी, तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ा दिया गया। अब जो ज़्यादातर वर्कर्स थे उनको किस तरीके से एम्प्लॉय किया जा रहा था, वर्कशॉप्स में लेबरर की तरह एम्प्लॉय किया जा रहा था। उनको लेबरर की तरह एम्प्लॉय कर रहे थे वर्कशॉप्स में। और क्या किया, वेजेस कम कर दिए, वेजेस बहुत कम मिलते थे उनको। अब पहले क्या था, वेजेस नॉर्मल थी, ब्रेड का प्राइस नॉर्मल था, तो नॉर्मली वो लोग अपना जीवन चला लेते थे। बट अब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया और इनका जो वेज था वो लो हो गया, वो कम हो गया। तो क्या हुआ, ये इन्वर्स चल रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब अगर किसी की सैलरी घटेगी तो फिर जो नॉर्मल प्राइस है इंसान उसमें भी नहीं खरीद पाता खाना। अभी यहाँ पे तो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया है तो उसकी वेजेस कम हुई है, तो फिर वो क्या हो रहा है कि उसके वेजेस और जो प्राइसेस बढ़े हैं वो दोनों एक साथ मैच नहीं कर रहे, वो दोनों एक साथ पेस नहीं रख रहे हैं। इसीलिए जो गैप था पुअर के और रिच के बीच में वो बढ़ता ही गया। जो गरीब लोग थे वो गरीब होते चले गए, जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए, तो गैप जो था वो बढ़ गया। अब क्या था कि जो चीज़ें हुई थी ना, ये सारी चीज़ें, ये सब और ज़्यादा वर्स हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जब एक ड्रॉट या फिर हेल ने हार्वेस्ट को रिड्यूस कर दिया। हार्वेस्ट रिड्यूस हो गई, पहले ही ब्रेड का सप्लाई कम हो रहा था, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई और ये ड्रॉट या फिर हेल की वजह से हार्वेस्ट भी जो था वो भी कम हो गया, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसकी वजह से एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जहाँ पे जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है वो खतरे में चला जाता है। जैसे हमारा बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, खाना है भाई, पानी है, ये सारी चीज़ें। अब इनमें से एक भी अगर कम हो जाए, खतरे में, मतलब खतरे का निशान पड़ जाए, भाई लाल मार के अब मिलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, क्राइसिस आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसी को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। जो ओल्ड रेजीम था 1789 से पहले का समय, उस टाइम पे ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता था। लेट्स सी हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस।
मतलब एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं, ब्लैंक्स हैं, उनको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम समझ जाएंगे एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे है। पहले है बैड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट खराब हुई है जिसकी वजह से स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स होगा, मतलब ग्रेन्स की कमी हो जाएगी। ग्रेन्स की कमी होने के कारण क्या होगा, राइजिंग फूड प्राइसेस, जो फूड के प्राइसेस थे, जो खाने का दाम था वो बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है ग्रेन्स का, तो जो चीज़ मार्केट में कम होती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, मतलब अब इसके बाद जो बहुत ही गरीब लोग हैं वो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, जो उनका कॉमन डाइट था, जो उनका स्टेपल डाइट था। उसकी वजह से क्या होगा, फूड राइट्स होंगे और वीकर बॉडीज। फूड राइट्स मतलब दंगे होने लगेंगे खाने के लिए कि भैया हम ये खाएंगे तुम जाओ, तो इस वजह से दंगे होंगे खाने को लेकर। और अब जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो खाने के बिना कोई एकदम तंदुरुस्त तो रहता नहीं है, भैया मैंने पता 10 दिन से खाना नहीं खाया, इस वजह से देखो मेरी बॉडी शॉडी बन गई, ऐसा थोड़ी होता है। और बल्कि जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है। तो वही चीज़ है कि बॉडीज़ वीक हो जाती है। उसके बाद बॉडीज़ वीक होने के बाद क्या होंगे, डिजीज़ एपिडेमिक्स होंगे, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने लगेंगी, भुखमरी फैलने लगेगी। भुखमरी फैलने के कारण क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, अब ये फूड राइट्स की वजह से भी, क्यों दंगे कर रहे हो, मार रहे हो लोगों को, तो फिर क्या होगा, डेथ्स बढ़ जाएंगी। तो वीकर बॉडीज और फूड राइट्स जो ये सारी चीज़ों की वजह से हो रही हैं, इन दो चीज़ों की वजह से डिजीज़ एपिडेमिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद डिजीज़ एपिडेमिक्स के चलते में क्या हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स हो जाएंगे। और फूड राइट्स के चक्कर में इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स हो जाएंगे, मतलब डेथ रेट बढ़ जाएगा, जिस वजह से लोग ज़्यादा मरने लगेंगे। Now let's start with the topic a growing middle class envisages an end to privileges। बहुत ही ज़्यादा पोएम टाइप हो गया है, बहुत ही ज़्यादा राइमिंग शाइमिंग हो गई है, सो ये बहुत अच्छा लग रहा है टॉपिक सुनने में। सो लेट्स स्टार्ट, ताकि हम ये जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें। पास्ट में क्या होता था, जो पीजेंट्स और वर्कर्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे किस चीज़ में, विद्रोह में। जो विद्रोह वो करते थे हाई टैक्सेस जो हैं, इंक्रीजिंग टैक्सेस थे उसके खिलाफ, और फूड स्कैरसिटी के खिलाफ, तो वो इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। बट वो मीन्स जो मतलब एक चीज़ चाहिए होती है, एक समझ या फिर एक पैसे या कुछ भी, किसी भी तरीके से कुछ एक मीन्स होते हैं जो वो चाहिए होता है, ताकि वो पूरे मतलब एक चेंज ला सके सोसाइटी में, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर दोनों में एक चेंज ला सके सोसाइटी में। तो वो जो मीन्स होता था वो इनके पास नहीं होता था, दे लैक्ड दैट। और ये किसके पास होता था, ये मीन्स होते किसके पास थे, उन ग्रुप्स के पास जो थर्ड स्टेट में ही प्रॉस्पेरस हो और एजुकेटेड हो विथ न्यू आइडियाज़। मतलब क्या है इसका, हमने तो सुना था भैया जो थर्ड स्टेट है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें हाई टैक्सेस पे करना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है। फिर यहाँ पे प्रॉस्पेरस लोग कहाँ से आए, देखो क्लर्जी में तो चर्च वाले लोग आ गए, नोबिलिटी में जो राजा के फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर राजा के रिलेटिव्स हैं और राजा खुद उसमें आ गया। बट बाकी के जो प्रोफेशंस बचे, जैसे लॉयर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कितने ही सारे मतलब ट्रेडर्स हैं, क्या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग जो हैं वो तो प्रॉस्पेरस होंगे ना, कमा तो वो रहे हैं, भले उनको टैक्सेस पे करना पड़े, बट दे आर अर्निंग, उनके पास एक लाइवलीहुड है। लाइवलीहुड गरीबों के पास भी है बट कम है। तो वो कैसे, मतलब वो प्रॉस्पेरस हैं और साथ ही उनका एक्सेस एजुकेशन पे भी है, वो एजुकेटेड भी हैं और उनके पास नए नए आइडियाज़ भी हैं, क्योंकि आइडियाज़ किसके पास आते हैं, जो पढ़ता है। तो अब वो एजुकेटेड है, उनको सारी चीज़ों की समझ है, वो बाहर मतलब काम कर रहे हैं, मतलब बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में देख रहे हैं, तो उनको नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, वो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहे हैं, नए आइडियाज़। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, वो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो एमर्ज होने लगे, जिनको क्या टर्म दिया गया, मिडिल क्लास, द मिडिल क्लास। वो अपने पैसे कैसे कमाते थे, वो अपनी वेल्थ कैसे कमाते थे, कि वो क्या करते थे, ओवरसी ट्रेड करते थे, मतलब समुद्र पार करके ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इन्वॉल्व रहते थे। जो मैन्युफैक्चरर होते थे वो कैसी चीज़ें वो कैसे गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, वो जैसे कि कोई वुलन चीज़ हो गई या फिर सिल्क टेक्सटाइल हो गया, ऐसी चीज़ों को वो क्या करते थे, ऐसी चीज़ों को वो मैन्युफैक्चर करते थे। और जब वो मैन्युफैक्चर कर लेते थे, या तो उन सारी चीज़ों को वो एक्सपोर्ट कर देते थे, कहीं बाहर भेज देते थे, कहीं बाहर की कंट्रीज़ में, या फिर वो चीज़ें
जो सोसाइटी के रिचर सेक्शन था वो खरीद लेता था, जो रिचर मेंबर्स थे वो खरीद लेते थे। अब मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स तो थे ही, बट थर्ड स्टेट में बहुत सारे प्रोफेशंस थे, जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि टीचर्स। तो ये सारे जो एजुकेटेड लोग थे ये क्या करते थे, बिलीव करते थे किस चीज़ पे, कि कोई भी ग्रुप, उनको कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई भी, चाहे हम ही क्यों ना हो, थर्ड स्टेट वाले ही क्यों ना हो, सोसाइटी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले। उसको उसके काम की वजह से प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो फिर ठीक है, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो वो अलग बात हुई। अब बर्थ से ही प्रिविलेजेस दे दी जाए देन ये तो रॉन्ग है ना। तो वही बात है, उनका मानना था कि बर्थ से किसी को भी प्रिविलेजेस में नहीं मिलनी चाहिए, छूटें नहीं मिलनी चाहिए। अब ये जो आइडियाज़ थे कि एक सोसाइटी फ्रीडम पे बेस होनी चाहिए, वहाँ पे इक्वल लॉज होने चाहिए और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सिर्फ एक ही सेक्शन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, क्योंकि देखो हर सोसाइटी में एक या फिर उससे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ होते हैं, और जो इन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हम कह देते हैं फिलोसोफर्स। तो ऐसे ही दो फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने क्या किया कि एक बुक लिखी थी, इन ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने इस बात को ठुकराया कि भाई एक राजा के पास, एक मोनार्क के पास सब कुछ, मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं हो जाना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। उसका मन करे तो किसी को भी मार दे जान से, उसका मन करे टैक्सेस बढ़ा दिए, उसका मन करे तो इसको प्रिविलेजेस देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको पढ़ने का हक है नहीं है। ये एक मोनार्क के पास इतना राइट नहीं होना चाहिए। अब रूसो का क्या कहना था, उनका क्या आइडिया था कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। अब जो द स्पिरिट ऑफ लॉज थी, जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, उसमें क्या था कि डिवीज़न ऑफ पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। मतलब एक ही इंसान के पास आप सारी पावर मत दे दो, जैसा हमने सिविक्स में पढ़ा था वैसा। एक ही इंसान के पास अगर सारी पावर चली जाएगी देन या वो अच्छे से संभाल नहीं पाएगा, आप उसको एज अ मोनार्क बना रहे हो, क्योंकि सारी पावर्स उसके पास है, एग्जीक्यूटिव भी वो, लेजिस्लेटिव भी वो, वही लॉ बनाने वाला भी वो, उसको डिसाइड करने वाला ये करेक्ट है या नहीं, जुडिशरी भी वो, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला भी वो। मतलब वो तो मोनार्क ही हो गया ना, क्योंकि सारा काम वही कर रहा है। तो उसी तरीके से अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो गवर्नमेंट अच्छे से चलेगी भी, और ज़्यादा वो, मतलब एक कहते हैं करप्शन, जो करप्शन होता है, जो मनमानी होती है, वो नहीं होगी। अब ये जो मॉडल था, जैसा फिलोसोफर्स सोचते थे गवर्नमेंट के बारे में, ऐसा जो पहला गवर्नमेंट बना वो कहाँ पे फोर्स में आया, यूएसए में, जब 13 कॉलोनीज जो थी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन के अंडर थे वो, और फ्रांस ने मदद की किस चीज़ से, उसको वो इंडिपेंडेंस लेने में, क्योंकि ब्रिटेन जो था फ्रांस और अमेरिका का, दोनों का, यूएसए का क्या था, कॉमन एनिमी था। तो फिर इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली और इन्होंने ऐसा ही मॉडल सेटअप किया गवर्नमेंट का। ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था और जो इसकी गारंटी थी कि ये इंडिविजुअल राइट्स देंगे, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था किसके लिए, पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे फ्रांस के, उनके लिए। अब ये जो आइडियाज़ थे फिलोसोफर्स के, जो ये सारे आइडियाज़ थे कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, मोनार्क के पास ही सारी पावर नहीं होनी चाहिए, उसको एज अ डिवाइन नहीं कह देना चाहिए हमें, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, ये सारे जो और भी ऐसे ही आइडियाज़ थे, ये बहुत ही ज़्यादा लोग डिस्कस करने लगे सैलून्स और कॉफ़ी हाउसेस में। तो ये क्या हो गया, उनका मीटिंग पॉइंट हो गया, वहाँ पे जाके वो बैठते थे, सोचते थे, डिस्कस करते थे इस बारे में। और ये जो बातें थी, ये जो आइडियाज़ थे, ये सभी लोगों तक पहुँच गए बुक्स के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और ये जो बुक्स और न्यूज़पेपर्स थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग बहुत तेज़ रीड करते थे उस ग्रुप्स के लिए, जहाँ पे जैसे कोई ग्रुप है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं, मतलब उनको पढ़ना नहीं आता, और पढ़ना नहीं आता तो लिख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो पढ़ते थे, उसको पढ़कर सुनाते थे। ऐसा नहीं माइक लगा के चिल्ला के करते थे, बट
वो लोग उसको डिस्कस करते थे, पढ़ के बताते थे कि भाई ऐसा होता है, समझो। तो ये जो न्यूज़ थी, एक न्यूज़ क्या फैली कि जो लुईस 16 है वो किस चीज़ की प्लानिंग में है कि भैया हम और टैक्स बढ़ा देंगे ताकि जो एक्सपेंसेस हैं स्टेट के, जो वो फ्रांस के एक्सपेंसेस हैं, जो वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस वो कर सके, वो सारे एक्सपेंसेस के लिए पैसे आ सके, इस वजह से वो टैक्स बढ़ाने वाला है। तो ये इस वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ, एक ही बहुत ज़्यादा एंगर क्रिएट हुआ, और इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करने लगे वो लोग। किस चीज़ के खिलाफ, सिस्टम ऑफ प्रिविलेज के खिलाफ, कि ठीक है हम टैक्स पे करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेट को भी टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसा उनका कहना था। अब इसी के साथ हो जाता है हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट, जो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सो आई होप आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।